हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर द क्लासेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th मैथ के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और ये जो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक यानी कि अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत रूप से परिमेय संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की कितनी संख्या है। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये बताना है कि 0 से लेकर के अगर 50 तक गिनती गिना जाए तो उसके बीच आपको कितनी विषम संख्या मिलेगी, यानी कि कितनी ऐसी संख्या मिलेगी जो 2 से नहीं कटती हो। तो आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग को कितनी विषम संख्या मिलेगी। तो 0 से 50 के बीच 25 विषम संख्या मिलेगी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसक क्या होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि दो लगातार संख्या जो होती है उनका मौसक यानी कि HCF जो होता है वो क्या होता है, तो वो हमेशा एक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, वो ये कह रहा है कि 18 और 72 का मौसक क्या है। तो यहाँ पे आपको 18 और 72 का मौसक यानी कि HCF निकालना है। तो HCF तो आप लोग को निकालना आता ही है, आप लोग निकाल करके देख सकते हो। 18 और 72 का जो HCF होगा वो कितना होगा? 18 होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है और इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो बहुपद का जितना घात होगा उतना ही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। तो द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या भी 2 ही होगी। उसके बाद होता है एक घात वाला बहुपद। तो एक घात वाला बहुपद का घात 1 है, इसलिए उसका शून्य की संख्या भी 1 होगा। वैसे ही होता है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का जो घात होता है वो 3 होता है, इसीलिए उसका शून्य भी 3 होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि घातों की संख्या शून्यकों की संख्या के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5 x प्लस 6 के शून्यकों का योग क्या है। तो ये क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, -b/a होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि -b/a क्या होगा। तो b का मान है -5, तो ये हो गया माइनस। उसके बाद ये रहा फार्मूले वाला माइनस और a का मान है 1। तो माइनस माइनस गुना होकर के हो जाएगा प्लस और 5 का 5। तो आप लोग देख सकते हो कि +5 अपना आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक a और b हो तो a इंटू बी का मान क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे शून्य क्या है, तो शून्यक a और b है, यानी कि मूल क्या है, तो मूल a और b है। और a इंटू बी यानी कि मूलों के गुणनफल के बारे में हमें पता करना है। तो याद रखिएगा कि मूलों के गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, क्या होता है? c/a। अब आप लोग देख सकते हो कि c का मान कितना है, तो c का मान 1 है। तो हम लोग 1 रखेंगे और a का मान कितना है, तो x स्क्वायर के साथ जो गुना होता है वो 1 होता है। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कुछ भी गुना नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करने पे एक आंसर आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और आप लोग याद रखिएगा कि एक घात वाला जो बहुपद होता है क्या कहलाता है, तो वो रैखिक बहुपद भी कहलाता है। और दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद, तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद और शून्य घात वाला बहुपद शून्य बहुपद कहलाता है। तो आप लोग को याद रहेगा कि एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि पाई क्या है। तो देखिए, आप सभी जानते हो कि पाई क्या होता
है तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो पूछ रहा है कि ये जो पाई है ये क्या है। तो याद रखिएगा कि ये जो पाई होता है ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसका जो वैल्यू यानी कि इसका जो मान 22/7 होता है ये एक प्रकार का परिमेय संख्या होता है। तो क्वेश्चन में पूछे कि 22/7 क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पूछे कि पाई क्या है तो पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान का योगफल क्या होगा। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 है, तो इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अगर त्रिभुज के भुजा का अनुपात दे करके आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो इसका ट्रिक ये है कि भुजा का जो भी अनुपात दिया गया है उसका आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो आप लोग कीजिए इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 का जो स्क्वायर है ये 9 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो कि 9:25 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 9:25 होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। तो जस्ट हमने पढ़ा था कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक समीकरण यानी कि रैखिक बहुपद कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद का घात क्या होगा भाई, एक ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि दो समीकरण का आलेख यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का कितना हल होगा। तो आप लोग याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि अगर आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनका एक हल होता है, और अगर आलेख समांतर रेखाएं हैं तो उनका कोई भी हल नहीं होता है, और अगर आलेख क्या है संपाती रेखा है तो उनका अनंत हल होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा है इसीलिए उनका एक हल होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है क्या कहलाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वैसा समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं विरोधी, और जिसका एक हल होता है उसे हम लोग कहते हैं अविरोधी, और जिसका अनेक हल होता है उसे हम लोग कहते हैं आश्रित। ठीक है, तो आप लोग हर एक चीज़ याद रखिएगा कि अनेक हल आश्रित, एक हल विरोधी, और जिसका कोई हल नहीं है उसे हम लोग विरोधी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी -10, -6, -2 और -2 का सर्वांतर क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी दिया गया है और सर्वांतर यानी कि डी का मान पूछा गया है। तो देखिए डी बराबर होता है क्या, तो डी बराबर होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या फिर चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी कीजिए, दूसरे में से पहले को घटाइए तो आपका सर्वांतर यानी कि डी का मान निकल जाएगा। तो दूसरा पद का मान क्या है, दूसरा पद का मान है -6, और उसके बाद हमें सर्वांतर निकालना है तो किसको घटाना होगा, -10 को, यानी कि पहले पद को। अब अगर घटा रहे हैं इसको तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, और घटने पे क्या हो जाएगा, तो काम तो हो जाएगा प्लस का, यानी कि हो जाएगा 16, लेकिन माइनस का चिन्ह माइनस ही रहेगा। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि -6 रुपया आप पे कर्जा है, उसके बाद फिर से आप लोग -10 रुपया कर्जा ले रहे हो तो कितना हो जाएगा, -16 रुपया कर्जा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा सर्वांतर, यहाँ से यहाँ सॉरी गलत बता दिया मैंने। यहाँ पे देखिए आपको ऐसे निकालना है कि -6 हो गया है नहीं, -6 हो गया, उसके बाद इसमें से आपको क्या करना है, -10 को यहाँ पे घटाना है। तो घटाने पे क्या हो जाएगा, ये माइनस गुने माइनस होकर के ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप लोग सिंपल से याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद क्या है। तो देखिए आप लोग 12वां क्या, आप लोग कोई भी पद निकाल सकते हो, 10वां, 20वां, 24वां कोई भी पद निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको दो चीज़ की जरूरत होती है।
पहला तो A1 का मान और दूसरा आपको D का मान चाहिए होता है। तो चलिए A1 और D का मान निकालते हैं। देखिए A1 का मान होता है पहला पद, तो A1 बराबर क्या हो गया, A1 बराबर 5 हो गया। उसके बाद अगर D की बात करें तो दूसरे में से पहले को घटाने पे D निकलता है, तो 8 में से अगर आप लोग 5 को घटाओगे तो D का मान 3 निकल के आएगा। अब इन दोनों की हिसाब से आप लोग ब्रह्मा पद निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो अगर आपको ब्रह्मा पद निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है कि A + 11D। जो भी पद आपको निकालना होता है उससे एक कम D आपको A में जोड़ना होता है। तो A का मान कितना है, A का मान 5 है। हमें ब्रह्मा पद निकालना है, इसलिए हमें कितना पद जोड़ना होगा, तो 11 पद जोड़ना होगा, यानी कि 11 को हमें D से गुना करना होगा। D का मान है 5, तो 11 पचे क्या हो जाएगा, 11 पचे हो जाएगा अपना, सॉरी D का मान तो 3 है ना, 1 मिनट, ये हो जाएगा 5 गुने 11 गुने 3, तो D का मान है कितना अपना 3 है, तो 11 3 33 और 33 5 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो 38 क्या हो जाएगा, ब्रह्मा पद हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जब AP के प्रथम पद 2 एवं सर्वांतर 3 हो तो AP के 3 पद कौन होंगे। तो देखिए प्रथम पद का मतलब क्या होता है, प्रथम पद का मतलब होता है A1। A1 कितना दिया है, तो A1 2 दिया है। उसके सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब होता है D, तो D कितना दिया है, D 3 दिया है। अब पूछा है कि इसके 3 पद कौन कौन से होंगे, तो पहला पद तो पहला ही रहेगा, यानी कि पहला पद तो 2 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पद क्या होता है, तो दूसरा पद होता है कि A में अगर आप लोग D को जोड़ दे तो वो दूसरा पद होता है। जैसे कि A2 बराबर क्या होता है, तो A2 बराबर होता है A + D, तो A + D कीजिए, A का मान है 2 और D का मान है 3, यानी कि दूसरा पद हो जाएगा अपना 5। उसके बाद तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा पद अगर आपको निकालना है तो A में आप लोग क्या कीजिए, 2D को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये 2 जो होता है ये 3 से कम होता है। तो 2 को अगर आप लोग D से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसमें अगर आप लोग 2 जोड़ोगे तो ये 8 हो जाएगा। तो 5 और 2 5 8 ये क्या हो जाएंगे, 3 पद हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि P+ और 2P+1 और 1P-1 सर्वांतर में हो तो P का मान क्या है। तो यहाँ से आपको ये P का मान निकालना है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा। करना ये है कि सबसे पहले आपको इसमें से इसको घटाना है, उसके बाद इसमें से आपको इसको घटाना है, और जो भी मान निकले उन दोनों मान को आपको बराबर कर देना है। तो अगर आप लोग 4P-1 में से अगर आप लोग 2P+1 को घटाते हो तो देखो ये घट घट करके तो 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो और ये हो जाएगा कि 4P में से 2P को घटाओगे तो 2P+ हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट घटा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -2P। तो यहाँ से हमारा अगर इसमें से इसको घटाओगे तो आप लोग याद रखना कि 2P - 2 आपका आंसर होगा। तो ये तो हो गया यहाँ से। अगर यहाँ से इसको घटाने पे क्या होगा आंसर, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको घटाएं तो देखो ये हो जाएगा P+1, उसके बाद हो जाएगा P और 2P+1, तो इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो ये 0, और ये प्लस का प्लस, और ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा माइनस नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा अपना सिंपल सा, इसमें से इसको घटाने पे हो जाएगा ये -P। ठीक है, ये हो गया इतना आंसर। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए, अब दोनों को बराबर कीजिए, इसमें से इसको घटाने पर कितना आंसर आया था, तो इसको इसमें से घटाने पर आया था 2P+2। अब इसको बराबर कर दीजिए किसके, तो इसको बराबर कर दीजिए P के। अब अगर इस P को इधर लाया जाए तो कितना हो जाएगा, तो इस P को अगर इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस में था तो इधर आकर हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा P। अब P-2 बचेगा तो इसको बराबर के इस साइड भेज दीजिए 2 को, तो P = क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, P का मान 2 होगा। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये कोई स्मार्ट वर्ड नहीं है जो आपको समझ में आ जाए, बस आप लोग आंसर याद कर लीजिएगा कि 2 हो जाएगा। बहुत जल्द ही हम लोग जुगाड़ करेंगे कि मैथ भी आपको समझाया जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग याद रखिएगा कि जो मूल बिंदु होती है उसका निर्देशांक क्या होता है, तो इसका निर्देशांक होता है 0 0। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा 0 0 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिंदु 4,3 चतुर्थांश में कौन चतुर्थांश में है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चतुर्थांश आप लोग ऐसे याद कीजिएगा, ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, ये
होता है सेकेंड चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश और ये होता है चौथा चतुर्थांश। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए जो चतुर्थांश होता है इसमें जो प्रथम चतुर्थांश होता है इसमें दोनों होता है प्लस प्लस में। उसके बाद सेकेंड में क्या होता है, तो सेकेंड में होता है एक प्लस में और दूसरा माइनस में। ये में होता है कि दोनों माइनस में ही रहता है। तीसरा में क्या होता है, तो तीसरा में ये होता है कि पहला वाला माइनस में होता है और दूसरा वाला प्लस में होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 4 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है। तो मैंने आपको बताया था कि पहला वाला में क्या होता है, दोनों प्लस में होता है। तो यहाँ पे ये दोनों प्लस में है, इसलिए कौन चतुर्थांश में हो जाएंगे, तो ये प्रथम चतुर्थांश में हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसका सूत्र होता है कि रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान क्या है, तो जो पहला वाला होता है ये एक्स का मान होता है और दूसरा वाला जो होता है वाई का मान होता है। तो एक्स का मान कितना है, 2 का स्क्वायर करना है प्लस 3 का भी स्क्वायर करना है और ये सबको रूट के अंदर डाल देना है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये सब रूट के अंदर जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर आ चुका है और 3 का स्क्वायर 9 ही होगा ना, जी हाँ, 3 तिया 9। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए 3 तिया क्या हो गया, ये 15 हो गया रूट के अंदर। रूट के अंदर 15 तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट गलती बना दिया क्या मैंने, देखो हाँ नो सॉरी निकल जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो ये 9 हो गया। उसके बाद ये 15 थोड़ी, ये जुड़ जा कर 12 होगा, तो रूट अंदर 12। अब रूट अंदर 12 का क्या हो जाएगा, तो रूट अंदर 12 को हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 3। तो यहाँ पे 2 के बदले, 1 मिनट, ये क्या हो गया, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 2 रूट के बदले क्या हो जाएगा, 1 रूट से बाहर निकल जाएगा और ये 3 जो कि ऑप्शन नंबर सी में था, यहाँ पे 2 लिख दोगे तब, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।